में शामिल करने का। हमारे साथ रुंगटा सिक्योरिटीज़ के सीईओ सीएफपी हर्षवर्धन रुंगटा भी जुड़ गए हैं। हर्ष, स्वागत है आपका इस पेशकश में और सीधा दर्शकों के सवालों की ओर हम बढ़ेंगे आपके साथ। हमारे साथ सुरेश यादव जी क्या फ़ोन लाइन पर हैं? सुरेश जी नमस्कार, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? नमस्कार। कैसे हैं आप सर? हाँ ठीक है मैम। अच्छा, आप 2018 से एसआईपी कर रहे हैं और आपने एक्सिस ब्लू चिप, एक्सिस फोकस 25, निप्पॉन का लार्ज कैप, एसबीआई का स्मॉल कैप, एचडीएफसी का मिड कैप, कोटक का फ्लेक्सी कैप आपने चुना है, ठीक है ना? और कोई सवाल? जी वही मेरा पोलियो रिव्यू के लिए दिए थे कि और एक्सिस से निकलना है। क्यों निकलना है, क्यों एग्जिट लेना है, कोई खास वजह है इसके पीछे? नहीं, मैं कुछ दिनों से इसका जो परफॉर्मेंस है थोड़ा सा नीचे। ओके, 18 से आप लगातार आप 2018 से निवेश कर रहे हैं, तो परफॉर्मेंस तो अभी ही डाउन हुई होगी कुछ एक आधा साल से, कि जब से निवेश किया तब से ही डाउन है? नहीं ना? नहीं, बीच में था, अभी कुछ दिनों से डाउन चल रहा है। लेकिन फिर भी उसमें 16 से 17% का ग्रेन है। आपने जिन फंड्स की परफॉर्मेंस डाउन है उसको उसी कैटेगरी के दूसरे फंड से कंपेयर किया, क्या तुलना की आपने? जी तुलना की है जी। चलिए ठीक है। हर्ष आपके पास आऊँगी और इन्होंने जो फंड्स बताए हैं उसमें सबसे पहले एक्सिस के फंड्स की बात करते हैं। एक्सिस ब्लू चिप काफ़ी समय से एक्चुअली अंडर परफॉर्मर रहा है। हालांकि एक्सिस फोकस 25 में अगर इनको अभी के समय में थोड़ी सी अंडर परफॉर्मेंस दिखाई दे रही है तो क्या किया जाए? बाकी फंड्स पर हम बाद में आते हैं, पहले एक्सिस के फंड्स की बात कर लेते हैं। तो कविता, ये सही है कि पिछले 1-2 साल में जो एक्सिस की परफॉर्मेंस है वो थोड़ी सबड्यूड रही है। तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स के कंसर्न हैं कि एक्सिस म्यूचुअल फंड की इक्विटी स्कीम्स में करें क्या। आपको इसी तरह ध्यान होगा कि एक टाइम था जब एक्सिस आउट परफॉर्म कर रहा था, तो सभी इन्वेस्टर्स एक्सिस की स्कीम्स में इन्वेस्ट करने में लगे थे। तो इन्वेस्टर्स को समझ होगा कि हर एक फंड मैनेजर का एक साइकिल्स होते हैं जिसमें आउट परफॉर्मेंस भी होगा, उनकी जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है वो एक पर्टिकुलर टाइम पे नहीं चलेगी। तो एक्सिस एक ग्रोथ ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट फिलोसफी पे बिलीव करता है और जाहिर सी बात है पिछले 1-2 साल में ये स्ट्रेटेजी प्ले आउट नहीं की है। तो ये बहुत नॉर्मल है कि आपको आउट परफॉर्मेंस, अंडर परफॉर्मेंस सब दिखते रहेगा। आपको हर टाइम अगर एक शॉर्ट पीरियड का परफॉर्मेंस देख के आप अगर स्विच करते रहेंगे तो इस बराबर हो गया कि आप 2 लाइन में खड़े हैं, टिकट काउंटर पे हैं, एक लाइन जल्दी चल रही तो आपने अपनी लाइन छोड़ के वहां चले गए, जब वहां गए तो आपकी वाली जो पहली लाइन थी वो तेज चलने लग गई। तो ये चलता रहेगा सिलसिला। आपको समझना है कि आप कोई भी फंड हाउस सिलेक्ट करते हैं, उसकी कोई स्कीम सिलेक्ट करते हैं, उसके अंडरलाइंग फिलोसफी क्या है, वो फिलोसफी के साथ क्या आप मैच करते हैं और उस फिलोसफी को प्ले आउट होने में अलग अलग टाइम पीरियड लगता है। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जो इन्वेस्टर्स सिर्फ स्कीम का नाम देख के जब वो आउट परफॉर्म कर चुका है और उस समय एंटर करते हैं ये एक्सपेक्टेशन में कि पास्ट में उन्हें बहुत अच्छा ये बेस्ट परफॉर्मिंग स्कीम रही है तो अगले 1 साल या 5 साल तक वही आउट परफॉर्म करने वाली, वही टॉप स्कीम रहने वाली, वैसा जरूरी नहीं है। तो पहले तो ये आप अगर क्लियर कर लें और फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें तो ये जो एंग्जाइटी होती है परफॉर्मेंस को लेके, ये स्कीम्स के परफॉर्मेंस को लेके, तो शायद वो नहीं होगी अगर आप थोड़ी और सिस्टमेटिकली स्कीम सिलेक्शन करें तो। जहां तक इनकी स्कीम्स का सवाल है, लार्ज कैप कैटेगरी में इनके पास 2 स्कीम है, एक्सिस ब्लू चिप और निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। तो लार्ज कैप फंड में कविता, हमने बहुत पहली बार भी बहुत सारी बार बात की है और डेटा ने दिखाया है कि लार्ज कैप कैटेगरी में इंडेक्स इन्वेस्टिंग इज द बेस्ट। मतलब आप इंडेक्स फंड चूज करेंगे तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। तो लार्ज कैप कैटेगरी में इनके जो 2 स्कीम्स हैं उनकी जगह पे मैं सुझाव दे सकता हूँ, ये एक्सिस ब्लू चिप और निप्पॉन लार्ज कैप की जगह पे ये निप्पॉन का निफ्टी 50 इंडेक्स फंड ले लें। अब मैंने निप्पॉन ही स्कीम क्यों बताई इनको, क्योंकि निप्पॉन में इनका ऑलरेडी एक फोलियो खुला हुआ है, इन्हें सिर्फ वो स्विच करके, सो नया उन्हें कोई भी फोलियो खोलने की प्रोसीजर पूरी नहीं करनी है, सिर्फ निप्पॉन की निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करें और एक्सिस में से आपको रिडेम्पशन देना होगा और निप्पॉन का लार्ज कैप को स्विच करना होगा। तो इससे थोड़ा पोर्टफोलियो कंसोलिडेट भी हो जाएगा। 11,000 की इनकी महीने की एसआईपी है तो उसके लिए एक स्कीम थोड़ी कम हो जाएगी बस। और एक्सिस फोकस्ड इनके पास रखें क्योंकि एक्सिस की इन्वेस्टमेंट फिलोसफी उसमें उनके लागू होगी और ये उसे प्ले आउट होने तक का वेट करें।
हर्ष, ऐसे बहुत सारे फंड्स के साथ हुआ होगा ना, खासतौर से वो लोग जिन्होंने 2018 या 2019 के आसपास शुरुआत की अपने इन्वेस्टमेंट की, तो 2 साल तो उन्हें लगभग 1.5 से 2 साल लगभग अगर पकड़ कर चले तो अच्छा खासा रिटर्न दिखाई दिया होगा। और अब सब वो लोग जिन्होंने इतना अच्छा रिटर्न देखा, भले ही वो SIP के जरिए निवेश कर रहे हो हैं, अब अपने फंड्स की परफॉर्मेंस को लेकर सवाल खड़े कर रहे होंगे। कोई स्पेसिफिक कैटेगरीज जहां पर आपको लग रहा है कि लोगों को ज़्यादा सोचना पड़ रहा है अपनी फंड की परफॉर्मेंस को लेकर? आई एम श्योर लार्ज कैप तो है ही इसमें, लेकिन एक ऐसा दौर जहां पर आप बस बाजार में एंटर हुए, आपने इतना बढ़िया रिटर्न देखा और उसके बाद तुरंत ऐसा दौर जहां पर आपने रिटर्न कम होते हुए देखा। ऐसे में अगर लार्ज कैप जैसी कैटेगरी में से किसी फंड से निकलना हो तो क्या आप निकलने की सलाह देंगे, या आपको लगता है कि कुछ और समय दे देना चाहिए फंड को? देखिए कविता, पिछले 2 साल का अगर हम SIP रिटर्न्स देखें तो कई ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो सिर्फ पिछले 2 साल में एंटर किए हैं, उनको SIP रिटर्न भी बहुत कम दिख रहा होगा या फ्लैटिश या नेगेटिव रिटर्न दिख रहा होगा। तो उन्हें ये एक जो लेमैन इन्वेस्टर है उनको ये डाउट होता है कि भाई इससे अच्छा तो हम फिक्स डिपॉजिट में लगा दें, 2 साल का ब्याज का नुकसान हो गया। लेकिन ये सब चीज कब होता है कि जब आप सही तरीके से समझ के और इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट कर नहीं रहे, मतलब आप कहीं ना कहीं से नाम सुन रहे हैं, आपको दिखता है कि बहुत अच्छे रिटर्न पास्ट में मिला है, तो वही देख के आप आ जाते हो कि आगे भी ये मिलने वाला है। तो इक्विटी इन्वेस्टिंग इतना आसान नहीं है, उसमें आपका बिहेवियर, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा जरूरी है इन कंपैरिजन टू फंड ने क्या किया। तो एक डेटा पॉइंट अभी कहीं से ऐसे खाली ब्राउज कर रहा था तो उसमें आया था, ट्विटर पे शायद किसी ने पोस्ट किया था ये दिखाते हुए कि स्कीम का रिटर्न क्या रहा है और उसी पीरियड में इन्वेस्टर का रिटर्न कितना रहा है अगर उसने लमसम लगाया है, और उसी पीरियड में अगर SIP से इन्वेस्ट किया है तो SIP इन्वेस्टर का क्या रिटर्न मिला है। तो सीधी सी बात है, फंड ने तो और परफॉर्म किया, फंड ने एक एक्स रिटर्न दिया है और इन्वेस्टर ने उसी फंड में लमसम करने के बावजूद उन्हें इतना अच्छा रिटर्न नहीं मिला, SIP करने के बाद भी वो नहीं मिला। तो कहीं तो फर्क है ना कि इक्विटी मार्केट तो रिटर्न दे रहा है, क्या हम उसे सही तरीके से हैंडल कर पा रहे हैं और क्या हम उससे अच्छी तरह जो चाहिए वो निकाल पा रहे हैं कि नहीं। अब ये इशू आता है जो आपने कहा कि लार्ज कैप या मिड कैप या कोई भी पर्टिकुलर कैटेगरी की आप बात कर रहे हैं कि ये कैटेगरी में इन्वेस्ट किया था वो अच्छा नहीं रहा तो अभी क्या करें। तो देखिए कविता, पोर्टफोलियो क्रिएशन के टाइम पे आपको क्या देखना है कि आपका एलोकेशन कैसा है। आप लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, थीमेटिक, सेक्टर, हाइब्रिड, इसमें भी आप जो इन्वेस्ट करते हैं उसका अंडरलाइंग फिलोसफी होता है एलोकेशन। आप ये एलोकेशन क्यों करते हैं? इसके लिए करते हैं मुझे कुछ मिड कैप या लार्ज कैप या स्मॉल कैप में नहीं लगाना है, मुझे अक्रॉस द मार्केट सेगमेंट में अपनी रिस्क एपिटाइट के हिसाब से एलोकेट करना है। अब उसमें आपने परफॉर्मेंस देख के तो एलोकेट नहीं किया था कि मुझे लार्ज कैप में ज्यादा या कम इसके लिए डालना है क्योंकि वो कैटेगरी अच्छा करता है। नो, आप इसके लिए करते हैं कि आपकी रिस्क प्रोफाइल क्या है। तो आज अगर मार्केट परफॉर्म ठीक से नहीं कर रहा, मान लीजिए लार्ज कैप में रिटर्न अच्छा नहीं है, तो क्या आपकी रिस्क एपिटाइट चेंज हुई है? आपकी रिस्क एपिटाइट चेंज नहीं हुई है तो आप लार्ज कैप से एलोकेशन क्यों चेंज करेंगे? तो ये सारी चीजें आपको समझ के अगर इक्विटी में इन्वेस्ट करेंगे आप उसका फायदा ले पाएंगे। अगर DIY इन्वेस्टर्स होते हैं जो डू इट ऑन योर ओन है और वो कहते हैं कि मुझे कहीं ना कहीं से गूगल सर्च करके या कोई नाम सुना कि मुझे पोर्टफोलियो बनाना है सिर्फ इसीलिए क्योंकि मुझे किसी की सलाह नहीं लेनी, कॉस्ट बचाने, डायरेक्ट प्लान में जाना है, तो ये आखिर में यही होने वाला है कि आप कुछ ना कुछ आप ऐसा कर बैठेंगे जहां पे आपको फायदा नहीं मिल रहा है इक्विटी का। आप हमेशा रिएक्ट कर रहे हैं, आप कुछ हो गया उसके लिए आप रिएक्ट कर रहे हैं, आप कोई भी चीज के लिए प्रिपेयर होकर उसे फेस नहीं कर रहे हैं। तो इक्विटी इन्वेस्टिंग इज वेरी डिफरेंट देन जस्ट स्कीम नेम्स के खाली स्कीम नाम लेके अपने पोर्टफोलियो में जोड़ दो, वैसा इन्वेस्टिंग है। ऑलराइट, चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं और उसके बाद हमारे अगले दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ेंगे, हमारे साथ हमारे अगले फाइनेंशियल प्लानर भी जुड़ेंगे। लेकिन ब्रेक पर जाएं उससे पहले एक व्हाट्सएप नंबर जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इस पर अपने सवाल आप हम तक पहुंचा सकते हैं और साथ ही यूट्यूब पर भी ये शो देख सकते हैं जहां पर आप अपने सवाल कमेंट बॉक्स में छोड़िए और आपके सवालों को हम शो में शामिल करेंगे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं वन अपना फाइनेंस मिनिस्टर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और मेरे साथ हर्षवर्धन रुपटा और अमोल जोशी, फाउंडर प्लान रूपी इन्वेस्टमेंट सर्विसेज, हमारे साथ अब जुड़ गए हैं जो कि दर्शकों के सवालों के जवाब देंगे। शशिनाथ मेरे साथ फोन लाइन पर हैं जो कि अमोल से सवाल पूछना चाहेंगे। शशि, हाय, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? गुड इवनिंग कविता, आई हैव अ क्विक क्वेश्चन, लाइक आई प्लान टू गेट विदिन अ 10 year 1 CR, right? And I just invested ELSS as well as multi-cap
and few share I just bought it. So I'm not very much sure what's the best way to go for it. शशि, आपने कोटक, एक्सिस, मिरर, निपॉन, एसबीआई, पीजीआईएम, क्वांट, आईडीएफसी, ये आपने कौन कौन से फंड्स लिए हैं? ये सारे ELSS हैं। ये सारे ELSS हैं? हाँ, और उसके अलावा मैंने IDFC और HDFC का मल्टी कैप लिया है जी। और HDFC का डिफेंस अभी लिया है। आपको ये सलाह किसी ने दी थी कि ELSS फंड्स? I just blindly I do whatever I just saw your program and I think about it कि ये करना चाहिए मैं किसी को कंसल्ट नहीं किया। That's the reason मैं अभी आपको कंसल्ट कर रहा हूँ and I just like the best way what I do जी कि मैंने अभी तक जो किया है वो काइंडली अपने दिमाग से किया है। So I'm not very much sure कि क्या सही है क्या गलत है। चलिए, तो आपने यहाँ पे टैक्स बचाने के लिए 2019 से ही ये सारी आपने ELSS लिए हैं ना? Right. और SIP कर रहे हैं कि लमसम इन्वेस्टमेंट है? नहीं वो मैं या तो शेयर ले रहा हूँ या म्यूचुअल फंड में या अभी जो है मैंने मतलब प्लान कर रहा हूँ अडानी पोर्ट और उन लेने का शेयर का। सो दैट्स द रीजन मैं आपसे कर रहा था कि क्या मेरे लिए बढ़िया है क्या मतलब डायरेक्ट शेयर। मुझे बस ये जानना है आपसे जी, मुझे ये जानना है आपसे कि ELSS ये में आप SIP कर रहे हैं या लमसम कर रहे हैं? लमसम 150 पर ईयर। ठीक है, 150 पर ईयर। ओके, डिवाइडेड इनटू दीस 7 फंड्स, 8 फंड्स। हाँ, डिफरेंट फंड मतलब मैं समझ गई 50 करके अलग जगह पे। ओके, अमोल। जी शशिनाथ जी, सबसे पहले तो आपने शुरुआत में कहा था कि आपको 10 साल में 1 करोड़ रुपए की राशि जमा करनी है। तो चलिए पहले कुछ नंबर्स का गणित बिठाते हैं। आपने अगर 1.5 लाख रुपया हर साल आप इन्वेस्ट करते हैं अमोल, और 10 मैं साल चाहती हूँ कि आप इनको सबसे पहले 8 ELSS में से बाहर निकलने की रणनीति बताएं। ये लमसम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इसीलिए मैंने इनसे पूछा कि SIP कर रहे हैं या लमसम कर रहे हैं। टैक्स बचाने के लिए इनको कितनी ELSS की ज़रूरत होती है और 8 ELSS में निवेश करके क्यों फ़ायदा नहीं है, और 1.5 लाख रुपए अगर ये किसी एक ही ELSS में डाल दें SIP करके तब भी इनके लिए काफ़ी होगा। ये पहले इनको समझाइश दे दें। कविता जी, ये आपने बात बिल्कुल सही कही है। जो मैं दूसरा प्रश्न का उत्तर देते वक्त मैं जरूर इसको कवर करने वाला था। शशिनाथ जी, आपने 8 या 9 ELSS फंड गिनाए हैं और एक बात मैंने और नोटिस की, आपने बोला कि आपने किसी मतलब ऐसे ही देख के, शायद आपने कोई खुद का इसमें रिसर्च या स्टडी नहीं किया है। हम इस प्रोग्राम पे हमेशा बताते हैं सारे दर्शकों को जो भी प्रश्न पूछते हैं, ज्यादा फंड होना इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ज्यादा रिटर्न मिलेगा, या तो दूसरी बात ये भी नहीं है कि ज्यादा फंड अगर आपके पास है तो आपके पास ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन हो गया। एक म्यूचुअल फंड स्कीम ये खुद ही एक डाइवर्सिफाइड इंस्ट्रूमेंट होता है। 30 से लेके 60, 70, 80 स्टॉक्स भी एक स्कीम में हो सकते हैं। तो आप 9 ELSS म्यूचुअल की जगह अगर आप किसी 1 या 2 ELSS स्कीम पे भी अगर कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो आपको लगभग मेरे विचार से आपका रिजल्ट बहुत ज्यादा कोई खराब या बहुत ज्यादा कोई डिफरेंट नहीं रहेगा। तो वो ये 8-9 में से आप अपनी शायद या तो पारंपरिक की स्कीम आपके पास है, वन ऑफ, अगर मैंने ठीक से पढ़ा है तो, और दूसरी आपके पास बंधन म्यूचुअल फंड की, IDFC की आपके पास ELSS स्कीम है। ये 2 में अगर आप कंटिन्यू करते हैं, वैसे तो आपने डाला है तो आपको 3 साल का लॉक इन ऑलरेडी इसमें लग चुका है, लेकिन जब आपका 3 साल का लॉक इन खत्म होगा तो 9 की जगह किसी 1 या 2 ELSS फंड्स पे ही अगर आप फोकस करते हैं तो आप उस पोर्टफोलियो को ज्यादा अच्छे तरीके से ट्रैक कर पाएंगे और ये इतना हर जगह आपका पोर्टफोलियो बिखरा नहीं रहेगा। ये तो हुई पहली बात। और दूसरा भी फिर से गणित पे आते हैं। अगर आप हर साल 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं, 10 साल में आपकी राशि लगभग 30 लाख रुपए की राशि आपकी जमा होगी। 12%, 12% का अगर आपको रिटर्न इक्विटी में से आता है तो मेरे हिसाब से आप 30 लाख रुपए जमा कर पा रहे हैं और आपका गोल 1 करोड़ रुपए काफी दूर है। 70% लगभग आपका इसमें शॉर्टफॉल आ रहा है। इसमें 2 ही चीजें आप कर सकते हैं शशिनाथ जी। एक तो आप अपना फाइनेंशियल गोल जो 1 करोड़ का है उसको थोड़ा आपको स्केल डाउन करना पड़ेगा, या दूसरी बात आपने बात करते वक्त ये भी हमको बताया कि आप शेयर्स कुछ ले रहे हैं। अगर ये सब मिला के आप लगभग 5 से 5.25 लाख रुपया
हर साल अगर आप इन्वेस्ट करते हैं और आपका पूरा पोर्टफोलियो 12% का आपको रिटर्न अगर देता है, तो आप ये 1 करोड़ की राशि अपनी जमा कर पाएंगे। तो ये 2 मुद्दों पे जरूर ध्यान दें, 9 स्कीम और ये 3 आपने मल्टी कैप और एक नया एनओएफओ भी आपने लिया है। 12 स्कीम की आपको जरूरत नहीं है, 2 ईएलएसएस फंड और 2 मल्टी कैप या फ्लेक्सी कैप फंड में आपका काम हो जाएगा और आपका 30% ही केवल आपकी जमा राशि हो रही है। आपको 70% शॉर्टफॉल के लिए अधिकतर राशि आपको इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। शशि, कोई सवाल आपको पूछना है? क्लैरिटी मिल गई आपको अभी? नहीं, थैंक यू फॉर गाइडेंस। ऑलराइट, अशोक कुमार सिंह का सवाल लेंगे हम अभी। हर्ष, आपके पास है ये सवाल शायद। और इनके पोर्टफोलियो में जो मैं देख सकती हूँ 8 तो एसबीआई के ही फंड हैं और उसके बाद 3 एक्सिस के हैं। ओके, हर्ष। हाँ जी। सो यस कविता, ये पोर्टफोलियो मेरे पास है और आपने जैसे सही बताया कि इसमें इनके पास 8 एसबीआई की स्कीम है, 3 एक्सिस म्यूचुअल फंड की स्कीम्स हैं और बाकी जो लमसम उन्होंने थोड़ा बहुत कर रखा है वो भी उसकी स्कीम्स की डिटेल्स हमारे पास है नहीं। सो वेल, बहुत क्लियरली ये सच में ऐसा पोर्टफोलियो नहीं है जो आप ऐसा बनाएंगे। आपका पोर्टफोलियो वैल्यू अगर आप कह रहे हैं कि आज की तारीख में टोटल वैल्यू 1,70,00,000 रुपए की है और आपने इस तरह से इन्वेस्ट करके बनाया, तो आई थिंक आपको एक बार थोड़ा है ना रिव्यू करना होगा किसी से मिलकर। क्योंकि देखिए अनिल जी, आपका जो पोर्टफोलियो आप 50,000 की एसआईपी कर रहे हैं, 11 स्कीम्स हैं आपके 50,000 के लिए और आपके लमसम अलग से है। नाउ आप अगर इस तरह से पोर्टफोलियो बना रहे हैं, ये सही तरीका नहीं है पोर्टफोलियो बनाने का। आपके पोर्टफोलियो में अगर आप देखें तो आपके फंड हाउस का भी कॉन्सेंट्रेशन हो गया, आपका डाइवर्सिफिकेशन 40 फंड हाउसेज हैं, तो क्यों आप एक ही फंड हाउस की अलग अलग स्कीम्स लेके आप क्यों नहीं दूसरे फंड हाउसेस के फंड मैनेजर्स की भी एक्सपर्टीज लें? तो डाइवर्सिफिकेशन आपको उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी होगा। सो मैं आपको सिर्फ इतना कहूंगा कि मुझे सारी स्कीम्स की आपकी डेटा नहीं है। आपकी एसआईपी की स्कीम्स आपने बताई है, लेकिन लमसम की हमारे पास डिटेल्स नहीं है। दूसरा, जो भी चेंजेस आप करेंगे, क्योंकि आपके पोर्टफोलियो साइज जो मैंने बताया कि आपने इन्वेस्ट किया था 1.2 करोड़ और आपका वैल्यू आज की तारीख में 1.7 करोड़ है, मतलब 50 लाख की प्रॉफिट है आपके। तो इट कुड बी शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स दोनों हो सकता है। जो भी चेंजेस आप करेंगे उसमें कैपिटल गेन्स का इम्पैक्ट आने वाला है। सो विदाउट नोइंग ऑल द डिटेल्स, मेरा सुझाव ये रहेगा आपके लिए कि आप कोई एक्सपर्ट से मिलें पर्सनली, उनसे सारी चीजों पे इवेल्युएट करें कि आपने जो भी थीमेटिक सेक्टर फंड्स भी ले रखे हैं वो क्या कारण से आपने जोड़ा है, क्या आप उसे खुद से समझते हैं कि ऐसे ही कोई नाम सुन के आपने अपने पोर्टफोलियो में ले लिया। तो सिंपल सलाह आपके लिए, टैक्स इम्पैक्ट काफी है कोई भी चेंजेस करने के लिए, तो आप बिना सोचे समझे भी चेंजेस ना करें, किसी से मिले, एक पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट से आप मिले और उनसे समझिए कि आपका उद्देश्य क्या है, आप किस तरीके से मार्केट में एंटर करना चाहते हैं, कौन से सेक्टर्स में आप लेना चाहते हैं और कौन से सेक्टर थीम्स में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं या सिंपल मार्केट सेगमेंटेशन करना चाहते हैं, और फिर उस हिसाब से आप चेंजेस करिएगा। सो कविता, मैं कोई भी चेंजेस अभी सलाह नहीं दे रहा हूँ क्योंकि ये कारण थे जो मैंने अभी बताए। तो मेरा तो सुझाव ये रहेगा किसी से पर्सनली मिले और 1-to-1 कंसल्टेशन करने के बाद कोई चेंजेस करें, क्योंकि इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है इनके पोर्टफोलियो पे। ऑलराइट, चलिए, क्योंकि हमारे साथ फोन लाइन पर नहीं है तो हम और क्लैरिटी तो नहीं ले पाएंगे इनके सवाल को लेकर। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं और बीएल शर्मा का सवाल मैं लूँगी जो कि अमोल से सवाल पूछना चाहेंगे। खैर, फोन लाइन पर शायद हमारे साथ नहीं है। आईसीआईसीआई डिस्कवरी फंड है इनके पास, टाटा का हाइब्रिड इक्विटी है, एसबीआई ब्लू चिप फंड, कोटक का फ्लेक्सी कैप, एसबीआई फोकस इक्विटी, एचडीएफसी मल्टी कैप, एक्सिस फोकस 25 है इनके पास और 4 साल का इनके पास टाइम होराइजन है और पूछ रहे हैं कि कितना इन्हें मिल पाएगा 4 साल के बाद। 1 साल पहले ही इन्होंने शुरुआत की है इन्वेस्टमेंट की। अमोल, बताइए। जी हाँ, जैसा कि आपने सही कहा, 1 साल पहले उन्होंने किया है और 4 साल इनके सामने अभी इन्वेस्टमेंट होराइजन इनका बाकी है। इनकी एसआईपी लगभग 7 स्कीम में 16,500 रुपए की राशि हर महीना इन्वेस्ट कर रहे हैं शर्मा जी। 16,500 रुपए का एसआईपी 5 साल में अगर आपका लगभग आप डबल डिजिट 10-12% का सीएजीआर अगर आप आशा उम्मीद रखते हैं इसकी, तो आपका इस राशि से लगभग 9.9 लाख रुपीज इन्वेस्ट होगा और इसकी वैल्यूएशन आपकी बढ़ के लगभग 13.3 या 13.4 13.5 लाख के आसपास आपकी ये राशि जमा होगी।
एक अधिकतर सलाह ये भी देना चाहूंगा, ये आपके 16,000 16,500 रुपए के एसआईपी के लिए भी आपने 7 फंड चुने हैं। मेरे ख्याल से ये फिर से एक ओवरडूइंग जो होता है इन्वेस्टर, अगर आप किसी की सलाह लिए बिना अगर आपने ये पोर्टफोलियो बनाया है तो मेरे ख्याल से इस पोर्टफोलियो में काफी ओवरलैप भी है। और सलाह यही देना चाहूंगा कि आप 3 या 4 फंड्स में ही कॉन्सेंट्रेट करें। इसके लिए आप मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप और शायद लार्ज कैप, आपको एज को ध्यान में रखते हुए और आपकी 4 या 5 साल की जो काफी लंबी अवधि नहीं है, इसको ध्यान में रखते हुए आप अपना मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप और लार्ज कैप में ही बने रहे। आपका दूसरा सवाल भी हमारे पास है कि इसमें से ही आप 15 साल तक की एसडब्ल्यूपी करना चाहते हैं, शायद आपका रिटायरमेंट है, जैसा कि आपने अपना एज भी बताया है 55 ईयर्स। तो अगर आपका 15 साल का एसडब्ल्यूपी करने का अवधि आपके पास है, आपने पूछा है कौन सी स्कीम से किया जाए, इसका निर्णय तभी हो सकता है जब आपकी रिस्क एपेटाइट को अच्छे से जान करके ही कोई इसमें सलाह देना ज्यादा फायदेमंद रहेगा। अगर आपकी एग्जिस्टिंग रिस्क एपेटाइट बरकरार रहती है तो आप एग्जिस्टिंग स्कीम में से ही, जो हमने आपको सलाह दी थी मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप या लार्ज कैप फंड, उसमें से भी आप अपना एसडब्ल्यूपी 15 साल के लिए, 15 साल की अवधि के लिए शुरू कर सकते हैं। अगर रिटायरमेंट के बाद में या एज बढ़ने की वजह से अगर आपकी रिस्क एपेटाइट, रिस्क लेने की क्षमता अगर कम होती है, तो मेरे हिसाब से प्योर इक्विटी से आप बैलेंस एडवांटेज या इक्विटी हाइब्रिड, जो काफी बड़ी कैटेगरी है, इसके लिए भी शायद आपको फिर से एक बार 5 साल के बाद एक सलाह लेनी पड़ेगी। उसके बाद आप इक्विटी हाइब्रिड फंड्स में से अपना 15 साल के लिए एसडब्ल्यूपी कर सकते हैं। ओके। अगले दर्शक क्या हमारे साथ फोन लाइन पर हैं? राम कुमार जी नमस्कार। हाँ मैम, मेरा नाम राम कुमार है और मैं रेलवे में जॉब करता हूँ जी। मैं टैक्स सेविंग 2021 से कर रहा हूँ 5,000 और इस साल से 13,000 का इन्वेस्ट कर रहा हूँ टैक्स सेविंग के लिए। ठीक है। और बाकी 5 फंड है जो 10,000 कोटक इमर्जिंग इक्विटी और 5,000 निप्पन इंडिया स्मॉल कैप, 5,000 SBI कॉन्ट्रा, 5,000 HDFC फ्लेक्सी कैप और 5,000 ICICI प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड। तो मुझे जानना है कि क्या मेरा फंड सही है या कोई बदलाव करने की जरूरत है। और मेरा एम है कि 15 इयर्स में हमको घर बनाने के लिए 50 लाख चाहिए और 16 साल में 15 लाख गाड़ी के लिए चाहिए और 18 साल में एजुकेशन के लिए, मतलब बच्चे के एजुकेशन के लिए भविष्य में 40 लाख और उनके शादी के लिए 25 लाख 23 इयर्स में, और मेरी रिटायरमेंट के 30 साल में 5 करोड़ चाहिए। चलिए, आपकी उम्र केवल 27 साल की है। अच्छा लगा, आपने इतनी डिटेल प्लानिंग भी की है, निवेश की शुरुआत भी की है और अपने सभी लक्ष्यों को आंक भी लिया है। तो इस प्लानिंग के लिए मुबारकबाद और बाकी तमाम दर्शक भी आपसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। हालांकि आपने सही जगह कदम उठाया है या नहीं, इसका विश्लेषण करेंगे हर्ष बताइए। तो कविता, आपने सही कहा कि 27 साल की उम्र में अगर ये इतनी अच्छी तरह अपने सारे गोल्स को आर्टिकुलेट कर रहे हैं, अपनी इनकम टू सेविंग्स रेशियो भी देखें तो इन्होंने अपनी इनकम भी बताई थी और टोटल इन्वेस्टमेंट्स जो कर रहे हैं वो भी बताया, तो इनकम टू सेविंग्स रेशियो भी इतना अच्छा है। तो राम कुमार जी, बधाई दूंगा आपको कि आपने शुरुआत बहुत अच्छी की है, यंग एज में की है और सही तरीके से की है। दोनों चीज जरूरी होता है। तो आपकी सालाना जितनी इनकम है उसमें से जो आपका सेविंग्स रेशियो है वो भी बहुत अच्छा है। जो आपने स्कीम सिलेक्शन की है, एलोकेशन डिफरेंट मार्केट सेगमेंट्स में किया, वो भी बहुत अच्छा है। सो आपको पोर्टफोलियो में कोई भी बदलाव करने की जरूरत नहीं। आपको अमाउंट जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं अच्छी तरह का अच्छा अमाउंट कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहूंगा काफी है कि नहीं, क्योंकि आप जितना इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल होगा। तो आप जमा करते रहिए। आपके लिए स्ट्रैटेजी सिंपल है। आपकी इनकम जैसे बढ़ेगी, आप इतने मुझे रिस्पॉन्सिबल दिख रहे हैं कि आप अपने आप से इन्वेस्टमेंट से बढ़ाएंगे, तो जितना आप इन्वेस्ट कर सकते हैं उतना तो आप कर ही रहे हैं। तो फिर अपने आप ही आपके गोल्स ना धीरे धीरे अचीव हो पाएंगे। तो उसकी चिंता ना करें। पोर्टफोलियो अच्छा है, वो कंटिन्यू एज इट इज करिए। बस यही है आपके पोर्टफोलियो को लेके। बाकी आपने जो सवाल पूछे थे आपके इंश्योरेंस को लेके, तो अगर लेना है तो कविता बता देंगे कि हम वो सवाल लेना है कि नहीं। बोलिए हर्ष। हाँ जी, तो हर्ष, हाँ जी, कविता, इन्होंने अपने सवाल में ये भी बोला था इन्हें टर्म इंश्योरेंस खरीदना और मेडिकल इंश्योरेंस खरीदना है।
तो जी हाँ, अगेन वाई मैंने क्यों ये पहल उठाई, क्योंकि ये आपने जैसे कहा कि बाकी दर्शक भी इनसे एग्जाम्पल लेके अपना पोर्टफोलियो बना पाएंगे, तो इन्होंने इन्वेस्टमेंट अपनी जगह पे सही की हैं और इंश्योरेंस के बारे में भी सही तरीके से सोच रहे हैं कि इन्हें लाइफ कवर भी लेना है और हेल्थ इंश्योरेंस लेना है। सो राम कुमार जी, आपका जो लाइफ इंश्योरेंस का रिक्वायरमेंट है, दो तरीके हैं। एक है कि आप अपनी जो सालाना इनकम है उसका 15 टाइम्स आप सम इंश्योर्ड देख के ले लें अभी, या तो एक दूसरा ऑप्शन है कि जितना मैक्सिमम इंश्योरेंस कंपनी आपको देती है, आप 27 साल के हैं तो आपको करीबन 25 टाइम्स ऑफ योर इनकम भी मिल जाएगा। तो आप 25 गुना अपनी इनकम का मैक्सिमम अभी लेके रखें। आप यंग है तो प्रीमियम कम होगा, आपके इलनेसेस ऑब्वियसली जो हेल्थ स्टेटस है विच इज बेटर देन जो आगे जाके हो सकती है, तो जितना इंश्योरेंस मैक्सिमम मिलता है उतना ले ले, या अगर प्रीमियम की कोई लिमिटेशन है तो 15 टाइम्स अपने इनकम का ले सकते हैं। कंपनीज, मेरी सुझाव हमेशा रहता है कि जो मार्केट लीडर्स हैं, जो बड़ी कंपनियां हैं, फाइनेंशियली साउंड, पेरेंटेज अच्छा है, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस की बात करें, आप पॉलिसी लेंगे 30 साल की लेंगे, तो 30 साल तक वो कंपनी भी आपके साथ रहे और कंपनी भी ग्रो करे और बड़ी रहे, तो आपके लिए फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्लेम सेटलमेंट, ऑल दोस पॉइंट ऑफ व्यू से आसानी होती है। सो जो बड़ी कंपनियां हैं उसमें आप आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एसबीआई, कोटक, ऐसी जो बड़ी कंपनियां हैं, रिनाउंड फाइनेंशियल सेक्टर में जो ब्रांड्स हैं, उनको आप देख के उनकी कोई भी पॉलिसी ले सकते हैं। जहां तक हेल्थ इंश्योरेंस की बात है, हेल्थ इंश्योरेंस में 3-4 पॉइंट, बेसिक्स पॉइंट्स बताऊंगा जो आपको ध्यान रखने हैं। पहले तो जब पॉलिसी लें, देखिए कि पॉलिसी सिंपल टर्म्स है, आपका क्या मकसद है मेडिक्लेम लेने का। हॉस्पिटल में भर्ती हो तो उनके जो एलिजिबल, जो कवर्ड एलिमेंट्स हैं या जो हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस, जो एलिजिबल एडमिसिबल क्लेम्स हैं, वो आपको मिले। अभी कंपनियां क्या हो गई, इतने कंपटीशन में है ना, अपने आप को अलग दिखाने के लिए बहुत फैंसी पॉलिसीज लेके आती हैं जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड फीचर होते हैं उसमें, तो अवॉइड करिए सबकी। आप नॉन बेसिक, जो बेसिक एलिमेंट होता है हेल्थ इंश्योरेंस का, क्या है कि अगर कुछ बीमारी होती है, आप हॉस्पिटल भर्ती होते हैं, उसका क्लेम मिल जाए। फिर उसके ऊपर जो मिले उससे कंफ्यूज ना हो, उसे आप एडिशनल समझिए, लेकिन उसको बेसिक पैरामीटर्स मत बनाइए कंपैरिजन पॉइंट के लिए। दूसरा, कैशलेस नेटवर्क देख लें। कोई भी हॉस्पिटल के जिसमें आप एडमिट हो सकते हैं, आपकी विसिनिटी में होती है, उनसे बात करिए कौन सी कंपनीज उसमें एनलिस्टेड है, तो उसका एक आइडिया मिल जाएगा कि कैशलेस नेटवर्क आपके लिए, जिस हॉस्पिटल में आप जाने की जो एडमिट हो सकते हैं आपके आसपास में, उनका नेटवर्क में कौन सी इंश्योरेंस कंपनी, तो वो एक सिलेक्शन पैरामीटर बन जाएगा आपका। तीसरा, कवर बढ़ाने का, सही मायने में कवर लेना। आप बेस पॉलिसी एंड सुपर टॉप का कॉम्बिनेशन बना के लीजिए ताकि आपको बड़ा कवर मिले एट अ वेरी रीजनेबल कॉस्ट। एंड फोर्थ एंड ओनली इम्पोर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेडिक्लेम में सिर्फ प्रीमियम एक कंपैरिजन पॉइंट नहीं है। कई लोगों मैं जानता हूँ सिर्फ प्रीमियम कम होता है तो ले लेते हैं, लेकिन फीचर्स देखना बहुत जरूरी है। सो प्रीमियम इज नॉट दी ओनली पैरामीटर। 2-3 कंपनियों के नाम ले सकता हूँ जिसमें आप कंपैरिजन अदरवाइज कर सकते हैं। टाटा AIG इज अ वेरी गुड कंपनी जिसमें आप देख सकते हैं, बजाज आलियांज, HDFC एर्गो, ये कंपनीज हैं जिनके आप प्रीमियम कंपेयर टू स्टार्ट विद कर सकते हैं। चलिए, काफ़ी विस्तार से जवाब दिया आपने राम कुमार के सवाल का, और अभी सीधा रुक कर लेते हैं निवेश के गुरु मंत्र की ओर। अमोल, बताइए आपका गुरु मंत्र क्या है निवेश का आज? मेरा आज का गुरु मंत्र ये रहेगा, ज्यादा से ज्यादा इस शो में या किसी भी जगह पे हमारी बात होती है मेरा म्यूचुअल फंड का रिटर्न कितना आएगा, तो कैलकुलेशन करने के लिए भी आप एक 10% 12% का नंबर लेके चलते हैं। ये शुरुआत के लिए ठीक है, लेकिन जैसा कि हमारे एक दर्शक ने अभी कहा, उन्होंने अपने फाइनेंशियल गोल्स काफी अच्छी तरीके से लिस्ट डाउन किए थे, बच्चों की शादी के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, खुद की रिटायरमेंट के लिए। तो आप, मेरी सब सारे दर्शकों से ये सलाह रहेगी कि फंड रिटर्न तो चलिए अच्छी बात है, लेकिन फंड रिटर्न से भी बढ़ के ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को पहुंच पा रहे हैं या नहीं, आप अपने लाइफ गोल्स को कंप्लीट कर पा रहे हैं या नहीं। और उसके बाद में आपका ध्यान बचत की ओर ज्यादा, सेविंग की ओर ज्यादा, इन्वेस्टमेंट की ओर ज्यादा जाएगा, और ना कि फंड्स या नंबर ऑफ फंड्स आप, या 10 या 12 फंड जो भी टॉप फंड है उसकी तरफ आप नहीं जाएंगे। तो फंड के रिटर्न को एक बार साइड में रखिए, आप अपनी जर्नी शुरू करते हैं उसके बाद में, और फाइनेंशियल गोल्स के ऊपर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि अंत में वही सबसे बड़ी बात है। और पूरे पर्सनल फाइनेंस का सार यही है कि आप अपने फाइनेंशियल गोल्स मीट कर पाते हैं या नहीं। हर्ष? कविता, हमने इसी शो में करीबन 2-3 क्वेश्चंस देखिए जिसमें पोर्टफोलियोज जो है बहुत ही हैपहैजर्डली बने हुए थे। तो मेरी सलाह सिर्फ एक है, गुरु मंत्र एक ही होगा कि डू नॉट बी पेनी वाइज पाउंड फूलिश। देखिए, बहुत सारे, हर एक इंसान की एक्सपर्टीज अलग फील्ड में होती है, तो आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, अगर आपकी एक्सपर्टीज है उसमें, आप आइडेंटिफाई, मॉनिटर और ट्रैक कर सकते हैं अपने इन्वेस्टर्स को, तो आप डायरेक्ट प्लान में जरूर जाइए।
लेकिन अगर वो आपकी एक्सपर्टीज नहीं है तो ये मानिए कि आपको उस फील्ड के किसी इंसान से बात करनी होगी और उनकी सलाह लेनी होगी। बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं डायरेक्ट प्लान में सिर्फ इसी के लिए जाते हैं कि कॉस्ट बच रहा है। तो अगर आप सिर्फ कॉस्ट बचाने के लिए अपना पोर्टफोलियो बना रहे हैं डायरेक्ट प्लान में और आपको कोई सेल्फ वो नहीं है कि मैं खुद से ये पोर्टफोलियो मैनेज कर सकता हूँ, तो आप पेनी वाइज पाउंड फुलिश बन रहे हैं। आप सिर्फ कॉस्ट बचाने के लिए जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, अपना पोर्टफोलियो बना रहे हैं, यकीन मानिए आप अपने पोर्टफोलियो को ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं विजा विज कंपैरिजन में जितना कॉस्ट बचा रहे हैं। तो डोंट बी पेनी वाइज पाउंड फुलिश। हर काम हर कोई इंसान खुद से नहीं कर सकता, हर चीज के लिए एक एक्सपर्टीज रहती है। तो आपको उस सेक्टर के, उस फील्ड के लोगों से आपको सर्विसेज लेनी होगी। सो अगर आप सिर्फ कॉस्ट देके कर रहे हैं तो आप अपने आप को उतना नुकसान कर रहे हैं जितना आपको शायद कॉस्ट देके नहीं लगेगा। और राइट, तो गुरु मंत्र के साथ अब शो को भी यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद हर्ष और अमोल, आप दोनों का, आपने समय निकाला और दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग की। मुझे भी इजाज़त दें, जाते जाते व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर छोड़ रहे हैं और साथ ही हमारे शो को आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अपने सवाल डालें और हम आपके सवालों को शो में शामिल करेंगे। नमस्कार। बाजार की पैसे तभी बनेंगे